हेलो बच्चों, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने टॉपिक डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स के फॉरेन ट्रेड के तहत जो है मार्केट्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो फॉरेन ट्रेड से हमने उस टॉपिक में क्लियरली फुल्ली वो अंडरस्टैंड कर लिया था कि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है। फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। जो हमने एग्जाम्पल भी किया था, फोर्ड मोटर कंपनीज का भी एग्जाम्पल कर लिया था, इसके साथ साथ हमने चाइनीज टॉयज का भी एग्जाम्पल कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन क्या है। वैसे अगर हम इकोनॉमिक्स मीनिंग पे जाएं इसका, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन होना है। इकोनॉमीज का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो गया कि मार्केट्स का इंटीग्रेशन होना। वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट्स का इंटीग्रेशन होना। और मार्केट्स का इंटीग्रेशन कब होगा, जब एक कंट्री का प्रोडक्शन किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में सेल किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। जब दूसरी कंट्री की मार्केट में सेल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड एक्सपैंड होगा। और जब फॉरेन ट्रेड एक्सपैंड होगा तो एमएनसीज क्या करेंगी, एमएनसीज का फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपैंड हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एक्सपैंड होते ही क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज जो है इंटीग्रेट करना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने चाइनीज टॉयज के एग्जाम्पल में कर लिया था कि चाइनीज जो टॉयज थे वो हमारे इंडिया की मार्केट में उन्होंने अपनी जो थी मार्केट को एक्सपैंड कर दिया था। तो इससे क्या हो गया कि इंटीग्रेशन हो गया था मार्केट्स का। क्लियर, तो ये क्या हो गया था, फॉरेन ट्रेड था। तो फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। तो हम इसका मीनिंग अब क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट देखिए कि एमएनसीज का मेन मोटिव क्या होता है कि वो किसी भी कंट्री में एक वर्ल्ड के एक ऐसे पार्ट में अपने आप को लोकेट करना चाहती हैं जहां पे उसका प्रोडक्शन जो है वो एक्सेस कर सके, जहां पे प्रोडक्शन जो है उसका मैक्सिमम हो सके और चीप प्रोडक्शन वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करना, इसके हेल्प से वो क्या करना चाहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगी एमएनसीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसका उस कंट्री में बढ़ जाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा देन ऑब्वियसली कि फॉरेन ट्रेड हैज बीन राइजिंग रैपिडली। उसके तहत जो होगा क्या होगा कि फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्रीज। क्लियर, तो उसके बाद अब एक तरह से इसका मीनिंग एकदम से क्लियर हो जाता है। वो हमारा मीनिंग कैसे क्लियर होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं फोर्ड मोटर्स के एग्जाम्पल से। फोर्ड मोटर्स ने क्या किया था, इंडिया में अपनी मार्केट अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ उसने और डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की थी कार्स, कंपोनेंट्स एंड इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इस तरह से लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटैंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो द सर्विसेज। अब आप ये देखिए, मैंने बताया ना कि फोर्ड मोटर्स ने भी अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर दिया था। तो इससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन हो गया। और दूसरी कंट्रीज जो साउथ अफ्रीका थी, मैक्सिको थी, ब्राजील थी, वहां पे भी क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया था। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद हम मीनिंग करेंगे ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या है देखिए, अब मैंने आपको बताया कि एमएनसीज क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से उनका फॉरेन ट्रेड बढ़ जाएगा, फॉरेन ट्रेड से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में जो मेन फैक्टर है, वो मेन फैक्टर क्या है हमारा, एमएनसीज है। एमएनसीज जो है एक मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। समझ में आ गई बात, एमएनसी जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। हाँ जी, MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between the countries. अब आप ये देखिए, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। और आज की डेट में सिर्फ गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बिसाइड्स देखिए, बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी देयर इज एक और वे भी है कंट्रीज को इंटीग्रेट करने का। वो क्या है, वो ये है
कि मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। अब आप अपनी कंट्री में भी देखिए, हमारी कंट्री में कितने लोग हर साल इंजीनियर बन के निकलते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलते हैं, और फॉरेन में वो क्या करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। तो पीपल, इसको बोला जाता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्री। वो मूवमेंट क्यों करते हैं वन कंट्री टू वन अदर कंट्री? इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब एंड बेटर एजुकेशन। समझ में आ गई बात? तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टिमुलेटेड होता है। समझ में आ गई बात? इससे भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ता है। समझ में आ गई ना आपको कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी का नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन जो मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज, और वो मूवमेंट ऑफ पीपल क्यों होता है? फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब एंड बेटर एजुकेशन के लिए। तो ये था हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपनी बुक में ही देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट एनेबल द ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट एनेबल द ग्लोबलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं? तो उसमें हम फर्स्ट करेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है? इसका वन मेजर फैक्टर क्या है स्टिमुलेटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? वो है हमारा टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट में सबसे पहले हम एग्जांपल किसका लेते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने लास्ट पास्ट 50 ईयर्स हैव बीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में कितने ही इंप्रूवमेंट्स हुई है, और उन इंप्रूवमेंट्स के चलते फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। हम लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंसेस में भी फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की। वो अब एक एग्जांपल है आपके पास, देखिए, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप ये देखिए, गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स। अब आप ये कंटेनर्स में प्लेस कर दी जाती हैं। शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स और ट्रक्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचती है? वह ह्यूज, अब वो अपने प्रॉपर प्लेस पे पहुंच जाती हैं। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। समझ में आ गया ना बात? अब हम शिप के थ्रू, शिप्स, रेलवेज के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू जो है अपने माल को इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हमारा प्रोडक्शन जो है, हमारे प्रोडक्शन की डिलीवरी फास्ट हो। अब हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो दूसरा है हमारा एयरवेज का। तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कॉस्ट जो है, एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो गई है, एंड दिस हैज एनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। और जिसके तहत हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन की डिलीवरी जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कर सकते हैं बाय द एयरवेज। बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। क्लियर? तो ये हमने कर लिया है। अब इसके ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन का किया है। दूसरी हमारा आती है पॉइंट इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट हमारा पॉइंट किसका था? इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज द इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप ये देखिए, इन द रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन एरियाज आर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। क्लियर? हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। अब टेलीकम्युनिकेशन में हम क्या लेंगे? हम टेलीकम्युनिकेशन में लेते हैं टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड फैक्सेस are used to contact one another around of the world to access information instantly and to communicate from the remote areas. Remote areas से भी हम easily communicate कर सकते हैं. This has been facilitated by satellite communication services as you would be aware. अब कंप्यूटर्स के बारे में तो नो डाउट आप अवेयर ही हो, और इंटरनेट आज की डेट में कौन नहीं यूज करता, और अब कोरोना काल में तो वैसे भी इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा हो गया है. ठीक है, तो ये हमने कर लिया कि जो हमारे टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनसे हम रिमोट एरिया में भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो टेली कम्युनिकेशन में हमारे क्या आते हैं? टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स एंड फैक्स. उसके बाद हम करते हैं इंटरनेट का, वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर द इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो. आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हो. एंड इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड
इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल भी हम इंस्टेंटली सेंड कर सकते हैं, एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। आज की डेट में आपको भी पता है कि आप 3 मंथ्स का रिचार्ज कराते हो, उसमें 2 GB डाटा आपको डेली का मिलता है, ठीक है। और 3 मंथ्स का रिचार्ज जैसे कि मैं खुद करवाती हूँ तो 600 का रिचार्ज होता है, नियर अबाउट 600 का रिचार्ज होता है, और 2 GB का आपको डाटा डेली मिल रहा है, तो और क्या चाहिए इसमें। समझ में आ गया ना बात। तो इंटरनेट का यूज जो है आज की डेट में कौन नहीं करता, और इंटरनेट हमें अलाउ करता है क्या है, हम डिस्टेंट प्लेसेस पे बैठ के और अपने घर ही बैठ के हम ईमेल भी कर सकते हैं, इवन हम ई बैंकिंग भी यूज करके अपने जो हमारी पेमेंट्स हैं हम वो भी कर सकते हैं, पेमेंट्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। और बस, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी है कि घर बैठ के हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो इंटरनेट के बहुत से यूजेस हैं, ये आप लोगों को पता ही है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इस आज की डेट में, बस उसका यूज करना आना चाहिए आपको। अब एक आपके पास ये केस स्टडी गिवन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। अब इसके बारे में देखिए, ये जो आपकी केस स्टडी है ना, यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। अब आप ये देखिए, a news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi। एक न्यूज मैगजीन है जो लंदन रीडर्स के लिए डिजाइन की जा रही है, डिजाइन और प्रिंट कहाँ पे हो रही है, वो दिल्ली में हो रही है, ठीक है। अब जो उसका टेक्स्ट है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस भेजा गया उस मैगजीन का, उस मैगजीन में क्या कुछ छपने वाला है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस सेंड किया गया। अब जो डिजाइनर थे दिल्ली ऑफिस में, उन्होंने डिजाइनर्स ने वो डिजाइन जो सिलेक्ट कर लिया, और मैगजीन जो है वो कहाँ से, फ्रॉम एंड डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी में इस मोबाइल लगा लो या इंटरनेट लगा लो, कुछ भी, उन फैसिलिटीज के तहत जो है उसने सारे के सारे डिजाइन जो है फाइनल कर लिया लंदन ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके। द डिजाइनिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर। डिजाइनिंग जो है वो कंप्यूटर पे की गई थी। आफ्टर प्रिंटिंग होने के बाद मैगजीन जो है बाय एयर लंदन सेंड कर दी गई, और इवन द पेमेंट ऑफ द मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू अ बैंक इन दिल्ली। पेमेंट भी लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक में, ठीक है, वो भी कर दी गई। इज डन इंस्टेंटली, उसी टाइम कर दी गई। किसके थ्रू? थ्रू द इंटरनेट, मीन्स ई बैंकिंग के थ्रू। समझ में आ गई बात। मीन्स आपको यूज करना आना चाहिए। आज की डेट में है आपको जैसे गूगल पे है एंड और भी, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है ना, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग को यूज करना आना चाहिए। बाकी इन चीज़ों के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो बेनिफिट है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो क्या होता है, एक तरह से कह लो कि एक डेविल के जैसा ही है कि अधूरा ज्ञान जो है ना वो आप लोगों को नुकसान ही पहुंचा सकता है। इसलिए कोई किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करो तो प्रॉपर नॉलेज से यूज़ करो। नेक्स्ट इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन आप देखिए कैसे। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हमने एमएनसीज के थ्रू तो कर लिया कि एमएनसी जो है किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री पे वहां पे लोकेट करना चाहती है जहां पे वो चीप प्रोडक्शन इजीली कर सके, वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है, जिससे फॉरेन ट्रेड उस कंट्री के साथ साथ और कंट्रीज में भी करती है। लेकिन इसका एक पूरा एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों को एक पूरी एक लिबरलाइजेशन क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, और इसका हमारी कंट्री में इसका क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिबरलाइजेशन क्या चीज होती है, देखिए लिबरलाइज करना मीन्स बैरियर्स को रिमूव करना, रिमूविंग द बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट। जैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए पहले कुछ एक बैरियर्स लगाए थे, कुछ टैक्स इंपोज किए थे, तो कुछ टाइम तक तो वो टैक्स इंपोज रहे, कुछ एक आइटम्स पे इंपोज किए थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ चीज़ों को फेस किया, गवर्नमेंट ने फेस किया, तो उन्होंने वो टैक्स जो है इंपोज नहीं किए, मीन्स टैक्स को रिलीज कर दिया गया। दिस इज नोन एज द लिबरलाइजेशन, मीन्स रिमूविंग द बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट। और बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगाए जाते हैं? ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। अब आप अपना चैप्टर देखिए लेट अस रिटर्न टू द एग्जाम्पल इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। जैसे हम चाइनीज टॉयज इन इंडिया का हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक है, चाइनीज टॉयज हमने किया था ना यहाँ पे आप लोगों ने, दिस वॉज द चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन
मार्केट में चाइनीज टॉयज जो है वो जब आए, चाइनीज टॉयज ने हमारे इंडिया की मार्केट में जो हमारे इंडियन जो टॉयज मेकर थे उनको काफ़ी एक तरह से कह लो कि अफेक्ट हुई थी उनकी मार्केट, क्योंकि चाइनीज टॉयज की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी और हमारे इंडियन टॉयज की डिमांड जो है वो क्या हो गई थी, काफ़ी लेस हो गई थी। अब आप ये देखिए, अगर हम वो क्यों हो गई थी, क्योंकि हमारी कंट्री में अब लिबरलाइजेशन है तो हो गया था ऐसा। लेकिन अगर लिबरलाइजेशन ना होता तो उस केस में क्या होता, अब आप यहाँ समझिए और सुनिए ध्यान से। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज। सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पे टॉयज पे टैक्स इंपोर्ट करने पे टैक्स चार्ज करती, तो उस केस में जो टॉयज हैं उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट के बढ़ने से हमारा इंपोर्ट कम हो जाता है। इंपोर्ट कम होने से क्या चाइना मार्केट हमारी इंडियन मार्केट में अपना जो मार्केट को एक्सपैंड कर पाती, बिल्कुल भी ना कर पाती, क्योंकि टॉयज की प्राइसेस बढ़ जाते। अगर टैक्स इंपोज करते ना इंपोर्ट पे तो टॉयज के प्राइसेस बढ़ जाने थे और टॉयज के प्राइस बढ़ने से हमारी इंडियन मार्केट में वो मार्केट इनकी चाइनीज मार्केट कभी भी एक्सपैंड ना कर पाती। समझ में आ गई ना बात। तो चाइना इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए, चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी चीप इन द इंडियन मार्केट्स एंड द इंपोर्ट्स ऑफ द चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। अगर टैक्स इंपोज करती तो इंडियन टॉयज मेकर विल प्रॉस्पर, और उस केस में हमारे इंडियन टॉयज मेकर जो लॉस फेस कर रहे थे वो प्रॉस्पर हो जाते। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज इज ए बैरियर, क्यों कहा जाता है, बिकॉज द रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप by the government and government can use trade barriers to increase or decrease the trade। फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो है गवर्नमेंट बैरियर लगा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैरियर कितना लगाए, समझ में आ गई ना बात। एंड डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच एंड ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। कितनी गुड्स पे बैरियर लगाए और कितनी गुड्स जो हैं हमारी कंट्री में आ सकती हैं, इंपोर्ट हम कर सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी सारे बैरियर्स लगाए, ठीक है। और बैरियर्स किस लिए लगाए थे, क्योंकि हमारी कंट्री जो है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे ना, उन्हें सेफ गार्ड करना चाहती थी, उन्हें फॉरेन कॉम्पिटिशन से प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। बट 1950s में कंपटीशन से क्या हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट वर जस्ट कमिंग अप इनटू द 1950s। द कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव बीन अलाउड टू दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। 1950s और 60s में फॉरेन जो कंपनीज थी उन्हें हमारी कंट्री में आने ही नहीं दिया गया। वो क्यों, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो डरती थी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, वो कंपटीशन फेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इंडिया अलाउड ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज कुछ एक आइटम्स का ही इंपोर्ट जो है वो अलाउ किया गया। वो कौन सी थी, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम एटसेट्रा। Note that all developed countries during the early stages of the development have given protection to domestic producers through a variety of means। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 तो कुछ एक चेंजेस किए गए, कुछ एक पॉलिसीज बनाई गई। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी वर्ल्ड में और प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो एक इससे क्या होगा कि इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव, कंपटीशन इंप्रूव होगा तो प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। अब आप ये देखिए, अगर आप ही क्लास में सारे बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है, अगर आप ही क्लास में हम टेस्ट ना लें तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है उनकी। तो अगर एक बच्चा, सपोज 2 बच्चे सेम लेवल के हैं, लेकिन एक बच्चे के 20 में से 19.5 मार्क्स आते हैं और दूसरे के 20 मार्क्स आते हैं, तो जिसके 19.5 आए हैं तो उसे पता तो चलेगा वो कहाँ पे लैग कर रहा है, 0.5 कहाँ पे डाउन हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने तब ये डिसाइड किया, अगर कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव किया जाए तो हम प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रोड्यूसर्स। तो दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये डिसीजन जो है वो सपोर्ट किया किसने, हमारी कंट्री की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी। क्लियर। दस जो बैरियर था फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे वो रिमूव कर दिया गया काफी हद तक। इसका मीनिंग क्या हुआ, गुड्स इजिली विदाउट एनी problem, without any hurdles can be imported and exported easily and also the foreign companies could set up factories and offices। समझ में आ गई बात। तो ये था
कि बैरियर्स पहले हमारी गवर्नमेंट ने लगाए, वो इसलिए कि वो ये सोचते थे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है कंपटीशन फेस नहीं कर सकते, बट लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम अगर बैरियर्स को हटा देते हैं तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उन्हें कंपटीशन फेस करने से उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी, तो उन्होंने बैरियर्स को रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। With liberalization of trade and business are allowed to make decisions freely about what they wish to import and export. Liberalization से क्या हो गया, ट्रेड और बिजनेस फ्री हो गई, उन्हें परमिशन मिल गई कि वो क्या इंपोर्ट करें क्या एक्सपोर्ट करें। गवर्नमेंट का किसी टाइप का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन दैन बिफोर। गवर्नमेंट का कुछ एक फील्ड्स में रेस्ट्रिक्शन था लेकिन वो बहुत कम था। इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। लेकिन आज की डेट में और भी ज्यादा लिबरल हमारी गवर्नमेंट हो गई है। तो ये थे हमारे टू फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हमने 2 पॉइंट्स किए, हमारे 2 टेक्नोलॉजी में हमने फैक्टर्स किए हैं। वो क्या थी, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सेकंड फैक्टर हमने क्या किया है अपना, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विद दिस टॉपिक योर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक जो है आपका यहीं पे ओवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ ही हम अपने टॉपिक को ओवर करेंगे। ओके बच्चों, ओके टिल देन बाय। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है जिससे कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, बाय।